हम जानेंगे कि जो मौर्य अंपायर था, ठीक है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। अभी तो हमने पढ़ा पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, अब इकोनॉमी भी हमें पता है, इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट, बिना इकोनॉमी के तो कुछ नहीं होना है। इतना बड़ा इनका सेना था, ठीक है, उतने बड़े सेना को तो रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए तो वहाँ ज़रूरत थी इकोनॉमी की। तो इसकी इकोनॉमी कहाँ से आती थी, इसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कौन कौन से अधिकारी होते थे जो इकोनॉमी से जुड़े हुए थे, जो वर्ड सिस्टम था उसमें कौन सा चेंज आया, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो अध्यक्ष जो होते थे, ठीक है, अध्यक्ष होते थे, वो रेगुलेट करते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती थी स्टेट में, उस राज्य में, मौर्य राज्य में, मौर्य एम्पायर में जितने भी इकोनॉमी से जुड़े हुए आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए बातें रहती थी, चीज़ें रहती थी, उसको अध्यक्ष जो है वो रेगुलेट करते थे। अगर हम बात करें इरिगेशन फैसिलिटीज़ की, ठीक है, और वाटर सप्लाई की, तो ये उस टाइम पे बहुत बढ़िया था। इसी वजह से उस टाइम पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया, बहुत एग्रीकल्चर ग्रो किया। अब बात होगी कि अब इसमें एग्रीकल्चर कहाँ से आ गया, अभी तो मुद्रा की बात हो रही थी, पैसे की। तो एग्रीकल्चर जो है, जैसे हमारे सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी में सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, एक्टिविटीज होती है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एक्टिविटीज, उसके बाद तो ऐसे ही एक्टिविटीज ये होती हैं, उसी का पार्ट है एग्रीकल्चर ना, ये बेस है। जैसे इंडिया जो है, इंडिया की एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीडीपी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो वही चीज़ था, तो उसको मजबूत किया। क्यों? एग्रीकल्चर मजबूत होने से कई फायदे हैं। पहले हमने बताया कि हमारे पास अनाज रहेगा, तो अनाज, बिना अनाज के तो सेना नहीं चलेगी, सेना को खिलाना है, सेना को भी तो अनाज देना है। साथ ही साथ उनके जो अधिकारी थे वो भी तो कुछ खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता था, ठीक है। इसलिए एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाना था। और एग्रीकल्चर को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? इरिगेशन फैसिलिटीज से। बिना इरिगेशन के तो बढ़ेगा नहीं, बिना सिंचाई के तो खेती आगे बढ़ेगा नहीं। तीसरी जो चीज़ है, हमें नया चीज़ मिलता है मौर्यन एम्पायर में, वो स्लेव का आना। इससे पहले क्या था, स्लेव बिल्कुल नहीं थे हमारी हिस्ट्री में। उससे पहले वाली हिस्ट्री में आप देख सकते हैं स्लेव नाम की तो चीज़ ही नहीं है। लेकिन मौर्य एम्पायर में नया चीज़ आता है, स्लेव, मतलब कि दास। दास आते हैं, ये एग्रीकल्चरल वर्क करते थे दास, ठीक है, और बहुत लार्ज स्केल में, बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चरल वर्क करते थे जो स्लेव्स होते थे, दास होते थे। लेकिन वही बताया ना कि एंशिएंट जो इंडियन सोसाइटी था, उसमें तो स्लेव सोसाइटी कोई बात ही नहीं करता, कहीं बात ही नहीं है। हमारे का वर्ड सिस्टम था, जो निचला कैटेगरी है, तथाकथित है, मैं कह नहीं रहा हूँ कि कोई निचला है, जो सो कॉल्ड, ठीक है, लोअर कास्टेस थे, लोअर वर्णास थे, लोअर क्लास थे, उनको ढकेल दिया गया एग्रीकल्चर जैसी चीज़ों में कि आप खेती करो। ऊपर के जो 3 वर्ड हैं उनको आप सर्विस प्रोवाइड करो, ठीक है। तो शूद्राज उससे पहले क्या थे कि यहाँ पर क्या है, शूद्र को एज ए स्लेव देख लिया गया, उनको इंगेज कर दिया गया एग्रीकल्चर में। उससे पहले शूद्र क्या करते थे कि कलेक्टिव प्रॉपर्टी उनको माने जाते थे। किसको? स्लेव को रिगार्डेड एज कलेक्टिव प्रॉपर्टी, सबका प्रॉपर्टी माना जाता था। जो ऊपर के 3 वर्ड थे, ऊपर के 3 वर्ड मतलब कि जो ब्राह्मणास थे, क्षत्रियास थे और वैश्यास थे, तो उनको सर्विस प्रोवाइडर के रूप में देखते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पाटलिपुत्र के बारे में। जैसे हमें पता है मौर्य एम्पायर में क्या हुआ कि मगध में था ना, मगध के एरिया में, उसके बाद फैल के पूरा बड़ा सा एम्पायर हो गया। तो मगध में, जो मगध आज का बिहार है, वहाँ के पाटलिपुत्र यानी कि पटना में क्या होता है, हमको ऐसा वहाँ का जो पोजीशन था, उसका लोकेशन जो था इतना बढ़िया था कि वहाँ से क्या है, लार्ज एरिया को कंट्रोल किया गया। इकोनॉमिक फील्ड की बात यहाँ हो रही है कि बड़े से क्षेत्र की, इतने बड़े एम्पायर को वहाँ से इतना आसानी से रूल किया गया। वो सेंट्रल में था, ठीक है। बाद में और सब सेंट्रल एम्पायर बनाए गए, सब सेंट्रल कैपिटल बनाए गए जहाँ से रूल चालू हुआ। लेकिन पाटलिपुत्र जो था इंपॉर्टेंट था, उसका लोकेशन बहुत अच्छा था, सेंट्रल में था, इसलिए
काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। इकोनॉमिक रेगुलेशन जो था मौर्य एम्पायर का, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही साथ जो पाटलिपुत्रा था या फिर जो अधिकतर जो सिटीज़ थी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। कुछ तो लैंड ट्रांसपोर्ट से जुड़े थे, कुछ तो सी ट्रांसपोर्ट से, सॉरी वाटर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए थे। उस टाइम पे क्या था, वाटर ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। जैसे जो बिहार का एरिया है, यूपी का एरिया है, यहाँ क्या था, नदियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, तो इन्हीं नदियों से क्या है, जहाज़ें जाती थी और इससे ट्रांसपोर्टेशन आसानी से होता था। तो जैसे हमको पता है बिहार जो है उसको गंगा नदी 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक नॉर्दर्न बिहार, एक साउदर्न बिहार। ठीक है, गंगा नदी काफ़ी चौड़ी है वहाँ पर, क्योंकि कई सारी नदियाँ आके यहाँ पर मिल जाती हैं बिहार से। तो इसीलिए जो है इसके जो सिटीज़ थे अंपायर के, एक दूसरे से काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़े थे, और इसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की वजह से, यही जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थे ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए ट्रेड में। क्योंकि अगर ट्रेड में क्या है कि एक सामान को दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, और बिना ट्रांसपोर्ट के आप किसी भी सामान को कहीं ले नहीं जा सकते। इसके साथ जो मौर्यन अंपायर था, ठीक है, जो मौर्य पीरियड था, उसमें टैक्स सिस्टम बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया था। मतलब कर व्यवस्था जो थी कि किससे कितना कब टैक्स लेना है। और जो कौटिल्य है, जो चाणक्य हैं, अपनी किताब अर्थशास्त्र में वह यह भी बताते हैं कि जो टैक्स सिस्टम था, हाँ, वो किस तरह से पीजेंट से अलग जो किसान होते थे उनको दूसरे तरीके से उनसे टैक्स लिया जाता था, जो आर्टिसंस होते थे उनसे दूसरे तरीके से, और जो ट्रेडर्स होते थे, ठीक है, जो व्यवसाय करते थे उनको उनसे जो है दूसरी तरीके से टैक्स लिया जाता था। तो इसके बारे में हमको बताते हैं कौन, कौटिल्य, जो चाणक्य हैं। इसके साथ जो मौर्य है, ठीक है, मौर्यन अंपायर में देखा गया है कि इन्होंने ज़्यादा स्टोरेज और डिपोजिशन पे की तरफ ध्यान नहीं दिया, कि बहुत कोई चीज़, कोई रिसोर्स है या फिर कोई प्रोडक्ट है या इकोनॉमी है, उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने डिपोजिशन करने का प्रयास नहीं किया। उसके साथ इन्होंने उस चीज़ों को जो असेसमेंट थे उस असेसमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया, उस पर खर्च पे ज़्यादा ध्यान दिया। 2 इनके ऑफिसर्स होते थे, एक समाहर्ता और दूसरा था सन्निधत्ता। समाहर्त जो होते थे, इनका क्या काम होता था कि ये हाईएस्ट ऑफिसर्स होते थे, इंचार्ज होते थे असेसमेंट के, जो वहाँ पर कि किस तरह से इकोनॉमिक रेगुलेशन करना, किस तरह से उनके जो पैसे हैं उसको किधर किधर करना है, इधर उधर करना है, इसके हिसाब से जो समाहर्त थे ये काम करते थे। और जो सन्निधाता थे ये चीफ कस्टोडियन थे स्टेट के, साथ ही साथ ट्रेजरी एंड स्टोर हाउस के जो मुख्य अधिकारी थे, ये इस पे कमांड रखते थे अपना। पंचमार्ड कॉइन्स जो हैं, सिल्वर कॉइन्स जो हैं, वो एम्पिरिकल करेंसी थी मौर्य एम्पायर की। पूरी मौर्य एम्पायर जो है इन्हीं पंचमार्ड जो कॉइन्स थे इन्हीं पे डिपेंडेंट था, और बहुत ही ज़्यादा इसका दोस्तों अब हम बात करेंगे मौर्य एम्पायर के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। तो वो एक ऐसा समय था जब नए नए तरीके से आर्ट आ रहे थे, आर्किटेक्चर आ रहे थे। घर बनाने या महल बनाने की जो विधि थी, जो पहले सिस्टम था, जो तरीका था वो था, हाँ, वो चेंज हो गया था कुछ हद तक। और अब क्या हुआ कि समाज में जो है, हमारे सोसाइटी में मौर्य एम्पायर के नए नए कास्ट और क्लास का जन्म होने लगा, जो किसी एक स्किलफुल, किसी एक वर्क में कोई भी अगर कोई एक्टिविटी थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल थे, स्किल्ड थे, तो उनकी शुरुआत हुई। और इसके साथ मिस्त्री, जिस मतलब कि राजगीर जो है उनका शुरुआत हुआ। वो क्या करते थे, स्टोन्स को पॉलिश करके उस पर स्टेचू बना देते थे, या पिलर्स के ऊपर स्टेचू बना देते थे। इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो स्टोन पिलर्स थे, स्टम्प्स थे, ये इनकी शुरुआत हुई, इनको खोजा गया कहाँ पर, कुम्हरार एक जगह है, ठीक है, कुम्हरार, कुम्हरार कहाँ पर है, पटना के पास ही है एक जगह है, वहाँ पर खोजा गया स्टोन पिलर्स और स्टम्प के कुछ एविडेंस मिले हमको कि वहाँ पर, वहाँ से शुरुआत हुई इसकी। तो मेगास्थनीज ने, जैसे अभी हमने बताया था ना फर्स्ट पार्ट में, कि मेगास्थनीज का जो किताब था इंडिका, इंडिका में मेगास्थनीज ने लिखा है कि जो ये कुम्हरार वाला जो जगह था, यहाँ पर जो नए तरीके से स्टोन पिलर्स और स्टम्प्स लगाए गए,
ये एकदम पूरी तरीके से इतना शानदार था कि जैसे ही उसका कैपिटल ईरान था। मतलब ईरान इससे पहले जो जहाँ से ये आए थे मेगास्थनीज, वहाँ सेल्यूकस निकेटर जहाँ पर रूल कर रहे थे, ईरान उसका कैपिटल था। वो उसको कंपेयर करते हैं पटना के साथ, पाटलिपुत्र के साथ। इसके साथ ही साथ पॉलिश्ड स्टोन पिलर्स की शुरुआत हो गई। पॉलिश्ड स्टोन पिलर्स मतलब कि पिलर्स होते थे जो स्टोन्स के होते थे, इसकी अच्छी तरीके से चिकनाई की जाती थी और उसके ऊपर कई जानवरों की मूर्तियाँ लगाई जाती थी, जैसे शेर हो सकते थे, उसके बाद फिर बुल हो सकते थे, उसके साथ हाथी, इन सब की मूर्तियाँ लगाई गई, स्टेचू लगाए गए ऐसे मौर्य एम्पायर में। और ये उसी तरीके से साइन करता था जैसे इंडियन भी पीएस करता था, मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड जो वायर थे उसी के तरीके से साइन करते थे। कौन? पॉलिश्ड स्टोन पिलर्स जो थे। और इसके साथ ये काफ़ी मतलब कि जो मौर्य एम्पायर था उसके कई एरिया में फैले, मतलब यही नहीं कि कुछ ही जगह पे, कई जगह पर फैले, क्योंकि वो मौर्य एम्पायर जो था काफ़ी वाइड था, काफ़ी लंबा चौड़ा था एम्पायर साम्राज्य। इसके साथ जो हर एक पिलर था, हाँ, वो एक सिंगल पीस सैंडस्टोन से बना हुआ था, जो कलर किया हुआ था शौकीन रंगों में, गजब रंगों में, जो देखकर अच्छा लगे, लोगों को प्रभावित करे। और जो कैपिटल्स थे, ठीक है, जो राजधानियाँ थी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पर जो पिलर्स होते थे, ठीक है, उसके ऊपर मैंने बताया था ना कि कई तरीके से, जैसे लायंस का, बुल्स का, और उसके साथ साथ एलिफेंट जो है, ऊपर टॉप में उनके स्कल्पचर्स लगाए जाते थे, उनकी मूर्तियाँ लगाई जाती थी। और इसी तरीके से जो वहाँ का आर्ट और आर्किटेक्चर है, वो एक नया इन्वेंशन क्रिएट किया, एक नए एम्पायर को जन्म दिया। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो ये मटेरियल कल्चर है, आर्ट और आर्किटेक्चर से जो निकलता है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा फेमस कैसे होता है, कौन कौन से मुख्य मटेरियल कल्चर्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। पहला है वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी, ठीक है, मशीनरी का इस्तेमाल चालू हो गया वहाँ पर, मैकेनाइजेशन वर्क स्टार्ट हो गए, और जिसने क्या हुआ कि सारे दरवाजे खोल दिए ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के, मतलब कि व्यवसाय अच्छे से हो सकता था। अब मटेरियल कल्चर आ गया था, कई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही थी, उन इन्वेंशन से कई नई प्रोडक्ट्स बन रहे थे, और उसके लिए ट्रेड, कहीं और भेजने के लिए ट्रेड होता था, और उस ट्रेड से इकोनॉमी आती थी। तो इसकी शुरुआत हुई। और उसके बाद आपको बता दें कि मौर्य एम्पायर में सबसे पहले जो पके हुए ईंटें थे, जिसको आग में जलाया गया था, जो बर्न ब्रिक्स थे, उसका इस्तेमाल हुआ। सबसे पहली बार क्या हुआ, कब हुआ था हिस्ट्री में? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद कब हुआ? मौर्यन एज में। उसके साथ रिंग बेल्स की इस्तेमाल, जो रिंग बेल्स होते थे, इसका इस्तेमाल हो गया। रिंग बेल्स होते हैं जैसा कि गोल 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 होते हैं, और ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह रखे ये क्या करते थे कि उसको बना देते थे, कुआं बना देते थे। आप इस फोटो में देख सकते हैं। और इसके साथ जो मौर्य एम्पायर था, ठीक है, ये कहाँ था? मोस्टली मगध में ज़्यादा फैला हुआ था, मगध इसका सेंटर था, हाँ, पाटलिपुत्र वाला एरिया। तो यह ये एरिया था गंगेटिक प्लेन, हाँ, जहाँ पर गंगा नदी बह रही थी। इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला एम्पायर को वहाँ से, जैसा हमने बात किया था ना, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा मदद मिला। और स्टील बनाने की कला जो है सबसे पहले मौर्यन एम्पायर में माना जाता है कि स्टार्ट हुआ, और यही बाद में भारत के और हिस्सों में फैल गया। क्या? स्टील बनाने की जो कला थी, जो मौर्यन एम्पायर में चालू हुआ, स्टार्ट हुआ। अशोक जो था वो इसके साथ ही साथ वो जो ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल पीपल जो थे, उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश की, हमेशा बराबर उनके साथ मिलता था अशोक। उससे क्या होता था कि ट्राइबल जो लोग थे वो बदले में हाथियाँ दे देते थे, इसके साथ ही साथ लकड़ियाँ दे देते थे, और अशोक क्या करता था, उनके टैक्स को थोड़ा बहुत फ्री कर देता था। ये चीज़ें थी। इससे फ़ायदा ये हुआ
कि जो मटेरियल कल्चर था वो उनके पास तक भी पहुंच गया। और मटेरियल कल्चर भारत के अन्य हिस्सों में पहुंचा, जैसे नॉर्दर्न जो बंगाल है, जो उत्तरी बंगाल है, ठीक है, वहां पहुंचा, कलिंग में पहुंचा, जहां पर अशोक ने जीत हासिल की। और वहीं पर जीतने के बाद तो पूरा सत्यानाश हो गया मौर्य एम्पायर का। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो साउथ इंडिया वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने अपना मटेरियल कल्चर पहुंचाने की प्रयास किया। इससे क्या हुआ, मौर्य एम्पायर जो है वो और ज़्यादा फैला। और मौर्य एम्पायर के जहाँ जहाँ तक फैला वहाँ तक इनके ट्रेड, आर्ट और आर्किटेक्चर जो है पहुँचे। दोस्तों, अभी तक हमने मौर्य एम्पायर की शुरुआत होने से लेकर उसकी पॉलिटी, उसकी इकोनॉमी, उसके आर्ट और आर्किटेक्चर, और उसके साथ ही साथ हम यह भी जाने कि कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हमको पता चलता है कि मौर्य एम्पायर अपने टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर रहा होगा, एक स्ट्रॉन्ग मौर्य साम्राज्य जो है बहुत ही मजबूत साम्राज्य रहा होगा। इसके बारे में जाने हम जानेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से इतना बड़ा एम्पायर जो है मौर्य एम्पायर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो अगर कारणों की हम बात करें तो सबसे पहला कारण है वह है फाइनेंशियल क्राइसिस। मतलब कि एक इतने बड़े एम्पायर में इतना बढ़िया टैक्सेशन सिस्टम, उसके बाद वहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति आई कि गरीबी की तरह की परिस्थिति, कि एम्पायर जो है पूरा राजकोष जो है खाली हो गया। और जब राजकोष खाली हो गया तो फिर इकोनॉमी के बिना तो कुछ होना नहीं है, तो वहीं से एम्पायर का पतन स्टार्ट हुआ। 3 मुख्य कारण बताते हैं जो इतिहासकार हैं इसके राजकोष के खाली होने का। पहला है कि अशोक जो था, ठीक है, उसने इतनी बड़ी आर्मी रख रखी थी पहले कि उस पर काफी ज्यादा खर्चा होता था। भाई इतना बड़ा भारत है, उस पर इतनी, अभी देख सकते हैं आप जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा आर्मी में बहुत जा रहा है। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी क्या था, एक बड़ा हिस्सा जो है पैसे का आर्मी के ऊपर खर्च होता था। और उसके बाद क्या हुआ, ब्यूरोक्रेट जो थे, जैसे आज के आईएएस आईपीएस लोग हैं इनको अच्छा खासा पैसा दिया जाता, वैसे तब के जो ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनको एक अच्छा पेमेंट दिया जाता था, यह भी कारण था। दूसरा भैया अशोक खुद ही कारण है। तीसरा कारण अशोक इसलिए कारण है कि उन्होंने गौतम बुद्ध की फिलॉसफी अपना ली। अब फिलॉसफी अपना ली तो कुछ ज़्यादा ही बुद्धिस्ट के साथ हो गए, बुद्धिज्म के साथ हो गए। अब इसी बुद्धिज्म में डूब कर उन्होंने जो भिक्षु थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनको बहुत ज़्यादा ग्रांट दिया, बहुत ज़्यादा दान दिया। इतनी ज़मीनें उन्होंने दान दे दी, इतने पैसे दान दे दिए मॉन्क्स को अशोक ने, कि पूरा राजकोष ही खाली हो गया अशोक का। अब बताइए, इस तरह आप दान देंगे एक राजा होकर तो फिर एक कोई साम्राज्य आप कहाँ तो संभाल पाएंगे। तो यही वजह था जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था वो था निगलेक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। जैसे कि हमारा इंडिया जो है, हमारा जो इंडिया है इसका तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ बराबर हमला होता रहा, हमेशा यहीं से ही हमला होता, अभी भी पाकिस्तान और चाइना यहीं से हमला करता है। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने ध्यान देना ही बंद कर दिया। कौन? अशोक ने, क्योंकि ये शांति की बात करने लगे थे और अपनी आर्मी को उतना ज़्यादा पैसा तो दे नहीं रहा था, धीरे धीरे कम कर दिए थे उस पर फोकस करना। तो यहाँ से इन्वेजन खूब चालू हुआ, खूब आक्रमणकारी आए, आक्रमण किए भारत को, और वहीं से मौर्य एम्पायर टूटना चालू हुआ। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ब्राह्मण ने इसकी नींव रखवाई मौर्य एम्पायर की। चाणक्य ब्राह्मण ही तो थे, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग करवाई। लेकिन बाद में ब्राह्मण जो थे वही एक मुख्य वजह हो गया इस एम्पायर को खत्म होने करने के। क्यों? क्योंकि जो अशोक थे वो इतना ज्यादा, जो ग्रांट होता था वो भी बुद्ध को दे दिए, दान होता था जमीन, वो देखिए बौद्धिज्म को इस तरह बौद्धिज्म में डूब गए थे ये अशोक कि जितने दान वान होते थे सब उन्हीं को दे देते थे जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे। उसके साथ आर्मी पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। जो ब्राह्मण थे उनके धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को तो मान ही नहीं रहे थे ये कह रहे थे नहीं ये सब गलत है, हमारा जो है बस पीस ऊस की बात ये करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्राह्मणों को लगा भाई हमें इंपॉर्टेंस दे ही नहीं दिया, मुझे इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं जा रहा, तो वहां से इन्होंने इनकी खिलाफत चालू कर दी।
और उसके बाद क्या हुआ कि वहीं से इसका पतन स्टार्ट हुआ। और वही बताया नहीं हमने, चौथा पॉइंट भी वही है कि ये इस तरह से रिलीजियस एक्टिविटीज में बिजी हो गया था अशोक कि अपने अंपायर पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और यही कारण था कि इनका अंपायर टूट गया। बाद में इन्होंने अपने लड़के और लड़की को जो है श्रीलंका भी भेजा था कि जाओ प्रचार प्रसार करो बुद्धिज्म का। तो ये प्रचार प्रसार ही करते रहेगा, पूरा अंपायर जो है खत्म हो गया। तो यह था मौर्य अंपायर के बारे में अपना पूरा लेक्चर। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।